चैनल हम हिस्ट्री एचडी की हिस्ट्री पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से हमने कुछ टर्म्स पढ़ लिए थे। जिसमें हमने मिनिएचर एडल्ट पे डिस्कशन किया था, फिर हमने ओरिजिनल सेंस पे बात की थी और जॉन लॉक के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, उसके बाद हमने रूसी के उसमें बात की थी। अब नेक्स्ट हमारा जो है जी स्टैनले हॉल पे हमारा डिस्कशन हो गया था। गैसल और चार्ल्स डार्विन पे हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है इन मेंटल टेस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, मेंटल टेस्टिंग मूवमेंट हमारा कहाँ से चला? इससे पहले तो थोड़ी हवा में बातें हो रही थी। ठीक है, लोग रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, लोग अपने जो भी उन्होंने रिसर्च की है उसमें बच्चों के लिए क्या निकल के आया है उसमें बात कर रहे थे। यहाँ से बच्चों के दिमाग को भी, उनके आईक्यू लेवल को भी पढ़ने की तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये मेंटल टेस्टिंग मूवमेंट है, ये वो आपका स्टार्ट किया था अल्फ्रेड बीनेट ने। ठीक है, अल्फ्रेड बीनेट ने स्टार्ट किया था। इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था जो हम अभी तक यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका लगभग मान लो 100 ईयर हो गए इस इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाते हुए। कुछ ये 1920 के आसपास बना हुआ था ये। तो अब ये तब से लेकर के अब तक भी हम इन्हीं का अल्फ्रेड बीनेट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है ये, और इसमें फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा अल्फ्रेड बीनेट का था और स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस टेस्ट हम इसको बोलते थे। ठीक है, स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, पहले इसका नाम था बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। साइमन इनके एक स्टूडेंट थे, तो उन दोनों ने मिलकर बनाया था। तो पहले इसका नाम था बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, लेकिन बाद में ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट किया था, तो इसका नाम हो गया था स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट बनाया गया था ये उन बच्चों के लिए बनाया गया था जो बच्चे क्लास में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो इनसे तो अल्फ्रेड बीनेट से डिमांड की गई कि आप एक इस तरीके का टेस्ट बनाओ जिससे हमने डिसाइड कर सके कि हमारी क्लास में किन बच्चों को एक्स्ट्रा सर्विसेज की ज़रूरत है। मतलब हम देख सकें कि कौन बच्चा हमारा आईक्यू में लो है, डल बच्चा है, फिर हम उसको क्या करें, एक्स्ट्रा और मिडिल क्लासेस हम उसके लिए अवेलेबल कर सकें। तो इन्होंने सबसे पहला जो आईक्यू टेस्ट था वो बनाया था बीनेट साइमन ने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे इन्होंने कुछ रेंज दी थी आईक्यू की। ये रेंज एग्जाम में बहुत बार आती भी हैं। तो इस आईक्यू की रेंज में देखो, सबसे पहले इनका एवरेज देख लो। एवरेज है हमारा, अगर आईक्यू आपका 80 to 89 के बीच में आएगा तो आप एवरेज के अंदर आओगे। ठीक है, और ये जो आपकी रेंजेस हैं ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग दे रखी है। हम ये बीनेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीने साइमन के जो आईक्यू टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज है आपका, अगर आपका आईक्यू जो है, जब आप पे क्वेश्चनेयर लगाया गया, आपसे कुछ सवाल सॉल्व कराए गए और उसके हिसाब से आपका क्या निकाला गया, आईक्यू निकाला गया। जो आप एक तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो एग्ज़ाम में, वो भी क्या है कि आपका आईक्यू ही देखता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको समझ में आता है। ठीक है, उसी तरीके का एक आपको छोटे बच्चों से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराओगे, उससे आपको निकल करके आ जाएगा। अगर आपका एवरेज है तो इसका मतलब आपका 80 to 89 आईक्यू आया है, तो आप किस में आओगे, एवरेज में आओगे। तो जनरली हम सब इसी में आते हैं। ठीक है, हमारा आईक्यू 80 to 89 के बीच में ही आता है। ठीक है, फिर है हमारा इसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे तो आप देखो सबसे जो लो है वो है आपका जो मॉडरेटली इम्पेयर्ड डिलेड जो हैं। ठीक है, यानी कि इससे नीचे के जो आपका बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड डिलेड है, ये आपका 70 to 79 में आएगा। मतलब ये बच्चे ना थोड़े ठप होंगे, थोड़े धीमे धीमे सीखेंगे। ठीक है, जो बच्चे जिनका एवरेज जो है 70 to 79 में आ रहा है। ठीक है, आईक्यू लेवल। और जो माइल्डली इम्पेयर्ड है ये थोड़े से और ठप होंगे इनसे ज़्यादा, क्योंकि इनका कितना आ रहा है, 50 to 69 के बीच में आईक्यू आ रहा है। ठीक है, और मॉडरेटली इम्पेयर्ड या डिले स्टूडेंट का हमारा है 54। ठीक है, तो ये हमारा जो सबसे कम लो रेंज आएगी वो आपकी आएगी 40 to 54। इससे ऊपर वाले हमारे माइल्डली इम्पेयर्ड डिलेड में आएंगे। इससे ऊपर वाले हमारे बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड डिलेड में आएंगे 70 to 79। इससे ऊपर हमारा एवरेज में आएंगे जो जनरली हम सब आते हैं, या हाई एवरेज में भी हम आ सकते हैं 110 से 119। ठीक है, इसके अलावा आपका है सुपीरियर में है आपका 120 से 129। गिफ्टेड चाइल्ड में है आपका 130 से 144, और जो वेरी गिफ्टेड चाइल्ड का आएगा आपका 145 से 160 के बीच में आपका आईक्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला जो इसमें लिखा हुआ है ये आपका लो एवरेज है। ठीक है, 80 to 89 के बीच का जो आपका एवरेज होगा। ठीक है, लो एवरेज है, इसके आगे मिसिंग है। एवरेज की जो रेंज होती है वो आती है हमारी 190 to
109 तक, ठीक है, 190 टू 109 तक ये आएगी हमारी एवरेज की रेंज, ठीक है। जनरली हमारे अंदर एवरेज में ये वाला पाया जाता है, ठीक है। ये लो एवरेज है, इसमें थोड़ा मिसिंग हो गया है। तो लो एवरेज की रेंज है आपकी 80 टू 89, और जो एवरेज है उसकी रेंज है आपकी 80 टू 109, और जो हाई एवरेज है उसकी रेंज होगी आपकी 110 से 119, ठीक है। तो ये आपके एवरेज हैं, ठीक है। तो हमारा जनरली जो एवरेज पाया जाएगा, इसमें एक मिसिंग हो गया है, बीच में लिखना भूल गई हूँ मैं, और ये लो एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज की जो रेंज है वो आपकी पाई जाएगी 90 टू 109, 90 से लेकर के 109 तक का अगर आपका IQ आएगा तो आप किस में कहलाओगे, एवरेज में कहलाओगे। हम सबका जनरली इतना ही IQ दिखाई देता है, ठीक है। और अगर इससे थोड़ा सा ऊपर आया आपका 110 से 119 तक आया तो आप हाई एवरेज में दिखाई दोगे, ठीक है। तो समझ में आया इतना। तो ये हो गया आपका, ये पूरी जो IQ रेंज है, ये IQ रेंज हमारी दी है बीने ने, ठीक है, बीनेट ने, ठीक है, बीनेट साइमन ने। अब ये क्या है आपका, इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम IQ को कैलकुलेट करके निकालते हैं। IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फॉर्मूला जो है वो लुईस टर्मन ने दिया है। किसने दिया है? लुईस टर्मन ने दिया है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चनर पूछे 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चनर पूछा, एक मैंने क्वेश्चनर आपको दिया जिससे ये मुझे पता लगा कि आपका IQ कितना है। बीनेट ने भी क्या किया, कुछ क्वेश्चनर बनाए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व करवाए, उससे उनको ये पता चला कि IQ कितना है। तो उससे निकल के जब आपकी रेंज आई, तो मान लो उसकी रेंज आई थी आपकी 40, ठीक है, 40। तो ये जो 40 है ये आपकी मेंटल एज है, ठीक है, जो 40 है ये मेंटल एज है। अब आपकी ये आई है 40, और आपकी जो रियल एज है वो है आपकी 15, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 40 अपॉन 15 इंटू 100, इस तरीके से आपका निकल के आएगा, ये फॉर्मूला बन के आएगा। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो गई, वो आपकी रियल एज हो गई, ठीक है। और जो ये आपका हो गया मेंटल एज हो गया, जो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो उसकी मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो आपका एक तरीके से मेंटल एज है। तो आप देखोगे तो ये 4000 अपॉन 15, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, IQ कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 266। अब 266 तो बहुत ऊपर आ रहा है, इतना आना नहीं चाहिए, वैसे ये क्वेश्चन के हिसाब से इतना आएगा नहीं, वो वाला हम सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो अगर 266 आया है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका हाई गिफ्टेड से भी ऊपर जाएगा, ठीक है, वो बच्चा। समझ में आया? जैसे अगर हम कम रखें तो मान लो 15 ईयर का कोई बच्चा है, ठीक है, 15 ईयर का बच्चा है, और उसका जो मेंटल एज आई है, वो मेंटल एज आई है आपकी 25 मान लो, ठीक है, 25 उसके मेंटल एज आई है, और 15 ईयर का वो बच्चा है, इंटू 100। तो आपका कितना होगा, अपॉन 15, ठीक है। तो इसका मुझे लगता है सही से आ जाएगा आंसर। हाँ, इसका ठीक आ रहा है, इसका आ रहा है 166, ठीक है। जब आप इसको इससे काटोगे तो आपका आंसर आएगा 166। तो 166 आप देखो कहाँ बैठ रहा है, 166 हमारा क्या कहाँ बैठेगा, वेरी गिफ्टेड और हाईली एडवांस के अंदर आएगा, ठीक है। वैसे तो 160 तक ही है, लेकिन इससे ऊपर की रेंज इसी में आएगी, ठीक है। अगर आप ढंग से करोगे क्वेश्चन तो 160 से ऊपर आएगा नहीं रेंज, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका लुईस टर्मन का एक एग्जाम फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो इंटू 100 करके आप IQ कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे तो हमारी क्या आ रही है, उससे सिर्फ हमारा एक मेंटल एज निकल के आ रही है, ठीक है। और हमें अगर IQ निकालना है तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके हम IQ निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा IQ का था। अब इसे अच्छे से पढ़ लेना आप, इसकी रेंजेस एग्जाम में आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरिज्म थ्योरी, ठीक है। बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या होती है, इसके बाद आई बिहेवियरिज्म थ्योरी, ठीक है। अब तक क्या था, जे शिनले हॉल ने काम किया था, उसके बाद हमारा चार्ल्स डार्विन ने किया था, गैसल ने किया था। तो अभी तक तो ये हम किस पे बात कर रहे थे, मैच्योर जेनेटिक पे ज़्यादा फोकस दे रखा था इन्होंने किस पे फोकस किया था, मेन ज़्यादा इन्होंने जेनेटिक पे फोकस किया था। अब इन्होंने नेक्स्ट उसको बढ़ा करके किस पे फोकस किया, अब इन्होंने नया ही कॉन्सेप्ट आने लग गया था। पहले लोग जेनेटिक पर बहुत फोकस थे, पर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आने लग गया जिसमें बोला गया बिहेवियरिज्म थ्योरी। कौन सा वाला था ये, वही था जो पहले जॉन लॉक बोल रहे थे, ठीक है। वही पहले जॉन लॉक ने वो बोला, उसके बाद फिर कौन आए थे, रूसी ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद आपका जी स्टेनले हॉल और गैसल्स आए, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया और जेनेटिक पर फोकस किया, नेचर पर फोकस किया, ठीक है, नर्चर को उन्होंने रिजेक्ट किया। अब दोबारा से ही बिहेवियरिज्म थ्योरी फिर से आनी शुरू हो गई थी। तो लोगों ने जो जॉन लॉक ने बोला था उसी को
और मानना शुरू कर दिया था, उसी पे काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है वो किसी भी प्रकार का बिहेवियर इन्वायरमेंट से हम सीख सकते हैं। तो अभी तक तो जेनेटिक वाला आ रहा था कि जो कुछ है जेनेटिक से सीख रहा है, जेनेटिक ही आपके डेवलपमेंट को डायरेक्ट करती है। लेकिन अब क्या आ गया, अब आ गया कि बिहेवियरिज्म थ्योरी में आप किसी भी प्रकार का बिहेवियर जो है किससे सीख सकते हो, इन्वायरमेंट से सीख सकते हो। लर्न इंटरेक्शन इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें क्या है, आप इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके आप चीज़ों को सीखते हो, उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। ठीक है, लर्न इंटरेक्शन इन्वायरमेंट, जो भी आप इंटरेक्शन करके इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखते हो उसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, जो आपको इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई मिल रहा है। ठीक है, जो भी उत्प्रेरक मिल रहा है, मतलब मान लो किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, वो स्टिमुलाई है। ठीक है, और आपका थप्पड़ मारना उसको वापस, आपको भी गुस्सा है, आपने भी उसको एक लगा दिया। ठीक है, वो उसका रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो पहला जो थप्पड़ मारा गया वो स्टिमुलाई था, और जो फिर आपको जब गुस्सा आया आपने जो उसका रिस्पॉन्स दिया वो दूसरा थप्पड़ मारना उसका रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हो गया आपका बिहेवियर। तो इससे आप बिहेवियर सीखते हो। ठीक है, इवेंट रिजल्ट, जो भी आपका स्टिमुलाई है, कुछ ऐसा है जो इन्वायरमेंट से जो आपको प्रेरण दे रहा है कि आपको ये चीज़ सीखनी है, प्रेरित कर रहा है आपको कोई चीज़ सीखने के लिए, तो वो उससे क्या होगा, आप उसके इवेंट से, उस प्रेरणा के चलते आप क्या करोगे, लर्निंग करोगे, चीज़ों को सीखोगे। ठीक है, इसके चलते जो बिहेवियर है, बिहेवियर को हम मेज़र कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, मान लो कोई बच्चा आप देख रहे हो कि रोज़ जो है कुछ ऐसी गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस गलती को उसे बता करके कि तुमने ये गलती की है, अब तुम्हें आज आइसक्रीम नहीं मिलेगी, एक हफ्ते तक उसकी आइसक्रीम बंद कर दे, तो हो सकता है वो उस गलती को कम करे। तो हम बिहेवियर को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन कर सकते हैं। और पहले तो बताइए आपको मार पीट के ट्रेन कराई जाता था बच्चों को, लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो गया है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बदला गया है। अब पनिशमेंट के जो स्वरूप हैं वो बदल गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है, बिहेवियरल साइकोलॉजी है। किसी भी प्रकार के बिहेवियर को इन्वायरमेंट से हम सीख सकते हैं। लर्न इंटरेक्शन इन्वायरमेंट, आप देखोगे एक एरिया के लोगों के बोलने का स्टाइल, पिच सब एक जैसी होती है। अगर एक कोई अपनी नाक से बोल रहा है तो सभी नाक से बोलते हैं उस पूरे गाँव में। ठीक है, तो ये कहाँ से सीखा उन्होंने, ठीक है, इसी तरीके से बोलेंगे सब। ठीक है, तो वो कहाँ से सीखा, क्यों, क्योंकि उनको वहाँ से आसपास से स्टिमुलाई मिली, जिससे उन्होंने उस बिहेवियर को सीख लिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका लर्न इंटरेक्शन इन्वायरमेंट, जो भी आप इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से चीज़ें सीख रहे हो उसको हम कंडीशनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दो चीज़ें हैं बिहेवियरिज्म थ्योरी में। इसमें पहली बिहेवियरिज्म थ्योरी है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी पहली बिहेवियर थ्योरी है। ठीक है, तो पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी स्टिमुलस से हमें क्या मिलता है, रिस्पांस मिलता है। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस आएगा तो हम क्या देंगे, रिस्पांस देंगे। आपने मुझे थप्पड़ मारा तो वो क्या है, स्टिमुलस है, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने आपको दूसरा थप्पड़ मारा, तो वो दूसरा थप्पड़ क्या हो जाएगा, रिस्पांस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिमुलस और रिस्पांस हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस का मतलब होता है कोई प्रेरणा, किसी भी काम के लिए आपको कोई प्रेरित करे। ठीक है, प्रेरणा मिले आपको। ठीक है, जैसे कि कुछ आप उठ करके आप बैठे हो, आपको अचानक कोई काम याद आया, आपको प्रेरणा मिली, आपने जा करके वो काम कर दिया। ठीक है, तो वो प्रेरणा मिली और वो रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, फिर क्या है, आपने न्यूट्रल स्टिमुलस गेट एसोसिएटेड विद मीनिंगफुल स्टिमुलस। ठीक है, जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब ये है कि जो कुछ भी नहीं होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब क्या है, जिसका कुछ लेना देना ये नहीं है, वो किसी मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, एंड एक्वायर द कैपेसिटी फॉर एलिसिएट सिमिलर रिस्पॉन्स। ठीक है, और सिमिलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो आप जब खाना खाने जाते, आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है। ठीक है, आपको खाने की खुशबू आई, तो आप क्या करोगे, आपके मुंह में सलाइवा आने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या है, अब खाने की खुशबू का सलाइवा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सलाइवा आपको आने लग गया। जबकि सलाइवा का काम क्या है, जब खाना आप खाओ तब वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था वो किससे जुड़ गया, वो आपका एक मीनिंगफुल स्टिमुलस से जुड़ गया। ठीक है, तो एक्वायर द कैपेसिटी टू एलिसिट सिमिलर रिस्पॉन्स, ऑब्जर्व्ड लर्नड बिहेवियर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व लर्नड बिहेवियर का मतलब क्या है, जो चीज़ें आप देख देख के सीखते हो। स्टिमुलस रिस्पॉन्ड एसोसिएटिव लर्निंग, तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स से आपको क्या मिलेगी, एसोसिएटिव लर्निंग मिलती है, जो आपकी जुड़ी हुई लर्निंग होती है। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड
लर्न बिहेवियर आप इसे बोल सकते हो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स आप बोल सकते हो इसे, और एसोसिएटिव लर्निंग आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे क्या हो सकता है, कोई भी रिफ्लेक्स हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या हो सकता है, कोई भी रिफ्लेक्स हो सकता है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो हमारे अंदर इनबॉर्न होते हैं, हम जानबूझ के नहीं करते, हमारे ब्रेन में वो फिट होते हैं, अपने आप ही नेचुरल ही हमारे अंदर होते हैं। जैसे सलाइवा आना क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो वो क्या है आपका न्यूट्रल स्टिमुलस हमारा एक रिफ्लेक्स है। और आपका ये जो मीनिंगफुल स्टिमुलस है वो पर्पसफुली डन होता है। मीनिंगफुल स्टिमुलस का मतलब क्या है, आप कोई चीज़ पर्पसफुली कर रहे हो, तो वो क्या है आपका मीनिंगफुल स्टिमुलस हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे आपका क्या है, इसमें 3 एग्जाम्पल, अगर अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल न्यूट्रल स्टिमुलस में क्या है कि आपको फूड मिलेगा। ठीक है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस है ये भी, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, फूड आएगा तो फूड को देख के आपके मुंह में सलाइवा आएगा, ये अभी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, नॉर्मल केस होता है। नॉर्मल केस है, आपका खाना आया आपके सामने, आपने खाना खाया और सलाइवा आया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मीनिंगफुल स्टिमुलस है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका नॉर्मल स्टिमुलस हो गया। अनकंडीशन, अभी इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या है, ये अब देखो हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक डॉग था, ठीक है, डॉग था, तो ये थे पेवलोव जो थे, इन्होंने देखा कि ये जो डॉग है ये खाना, जो भी ट्रेनर इसके लिए खाना लेके जाता है, उस ट्रेनर को देख करके भी इसके मुंह में क्या आने लगता है, सलाइवा आना शुरू कर देता है। तो उन्होंने देखा कि जब ये खाना नहीं भी ला रहा होता है जो आपका ट्रेनर है, तब भी वो उसके मुंह में, डॉग के मुंह में सलाइवा आने लगता है। क्योंकि उसे लगता है अगर ये ट्रेनर आया है तो वो मुझे खाना देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, जब भी वो खाना लाता था, ठीक है, तब खाना आपके सामने है तब तो नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्स है जो आपको सलाइवा आएगा। ठीक है, लेकिन जब आपका खाना नहीं भी आया, ठीक है, और सिर्फ आपने ट्रेनर को देखा, तो ये क्या है, ये आपका कंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, जो खाना नहीं भी था, ट्रेनर को देख के सलाइवा आएगा। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में एक कंडीशन बैठ गई है कि अब ये ट्रेनर आया है तो आपको क्या देगा, वो खाना देगा, चाहे वो खाना लाया हो या ना लाया हो, लेकिन हमारे दिमाग में एक स्टिमुलस बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो उसके चलते क्या आ जाएगा, आपका रिस्पांस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पांस हम इसे बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उस डॉग को, ठीक है, उस डॉग को खाना देते थे। ये खाना किस समय देते थे, खाना देते थे तो कुछ टाइम तो वो ट्रेनर जो आता था वो खाना देता था। कुछ समय इन्होंने क्या किया, बेल बजानी शुरू की, तो जब बेल बजती थी तब खाना आता था। ठीक है, तो जो पहले नॉर्मल केस था, नॉर्मल केस तो जब खाना आया तो आपको सलाइवा आया, तो यह अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, और अनकंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स अभी है, क्योंकि ये तो नॉर्मल केस है, ये तो नॉर्मल आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, तो लेकिन ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ, आप जब भी ट्रेनर आ रहा है तो क्या बज रही है, घंटी बज रही है। ठीक है, ट्रेनर आया, खाना दिया, घंटी बजी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस क्या होगा, आपका फूड होगा, क्योंकि फूड के साथ क्या आ रहा है, खाना, खाने के साथ क्या आएगा, आपका सलाइवा आएगा। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होगा आपका, अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं, यहाँ पे ना एक्चुअली कंडीशन स्टिमुलस आपकी बेल है। ठीक है, बेल होगी आपकी कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, जो बेल है वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कंडीशन स्टिमुलस कहलाएगी। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेल के साथ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जैसी बेल बजी, खाना आया, तो बेल बजी तो खाना आया, तो खाना भी क्या है, अभी अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, तो और सलाइवा क्या है, सलाइवा भी अभी अनकंडीशन स्टिमुलस है। हम क्या कर रहे हैं, बेल को एसोसिएट कर रहे हैं खाने के साथ। तो अभी तो सब आपका अनकंडीशन ही है, बस कंडीशन किस में करेंगे, बेल पे करेंगे। अब कुछ दिन लगातार ऐसा ही हुआ, या बेल बजती थी, उसके बाद खाना आता था, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, फिर बेल बजती थी, फिर खाना आता था 1-2 मिनट बाद। तो डॉग के दिमाग में क्या बैठ गया है कि वह बेल बजी तो खाना आने लगेगा। ठीक है, तो शुरू में तो जब खाना आता था तब सलाइवा निकलता था डॉग का, तब वो सलाइवा सीक्रेट होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या हुआ कि जब बेल बजी तो ये देखा गया कि खाना नहीं भी आया, तब भी बेल बजते ही क्या हुआ, डॉग की सलाइवा आना शुरू हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, बेल जो एक कंडीशन स्टिमुलस थी, उसने क्या किया, सलाइवा एक कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो सीक्रेट करना, रिस्पॉन्स जो है वो लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो डॉग ने, तब यहाँ पे क्या था,
जो हमारी कंडीशनिंग हो गई, इसमें जो बेल था वो कंडीशनल स्टिमुलस था, क्योंकि बेल बज रही थी ना, खाना तो सामने था नहीं, लेकिन सिर्फ बेल की आवाज़ से ही आपका सलाइवा आना शुरू हो गया। तो बेल क्या हो गया, आपका कंडीशनल स्टिमुलस हो गया, और साथ ही साथ में जो आपका सलाइवा है वो भी क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। कंडीशनल स्टिमुलस मतलब एक तरीके से ऐसे याद रख लेना है कि आपके उसने हमने खाने के साथ क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी कि आप खाना, बेल बजी है तो आपका खाना आएगा, ठीक है। और जब तक आप नॉर्मल केस में थे, जो हम सबके बॉडी में होता है नॉर्मल रिफ्लेक्स जो है, वो तो बस जब खाना देखेंगे तो सलाइवा अपने आप ही सीक्रेट होता है, ठीक है। और बाकी ड्यूरिंग कंडीशनिंग है कि आपको पता है कि किचन में अगर खाना बन रहा है तो खुशबू से ही एकदम से आपके ब्रेन में जो सिग्नल है वो गया है कि भैया सलाइवा सीक्रेट करना शुरू कर दो, क्योंकि खाना आने वाला है, फटाफट खाना खा के पचाएंगे उसको, ठीक है, डाइजेस्ट करेंगे। समझ में आया इतना? तो ये हमारा ड्यूरिंग कंडीशनिंग हो गया। तो अब कुछ दिन अब पता चला मम्मी ने खाना तो पकाया लेकिन हमें नहीं दिया, वो खाना लेकर के किसी और को देने चली गई, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको पता चल गया कि भाई हमेशा से अगर खुशबू आ रही तो उसका ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ हमेशा खुशबू आ रही है, तो उसका मतलब ये आप ही के लिए खाना बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है किसी तो कुछ समय बाद जब कई बार यही होता रहेगा तो अपने आप ही खुशबू से आपका सलाइवा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यही इन्होंने किया था। तो ये क्या था आपका ड्यूरिंग कंडीशनिंग। आपका अभी तो कंडीशनिंग हुई नहीं है, यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करना शुरू करें, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा, ठीक है। जब भी बेल आई खाना बजा, ठीक है, जब भी बेल बजी खाना आया, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका ड्यूरिंग कंडीशनिंग में आपका बेल है जो एक कंडीशन स्टिमुलाई है, क्योंकि इसे हम एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ, सलाइवा के साथ। तो उसके दिमाग में डॉग के साथ क्या, डॉग के दिमाग में क्या बढ़ जाएगा कि घंटी बजी तो किसके साथ जोड़ लेगा, वो उसको खाने के साथ जोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि घंटी बजने के तुरंत बाद ही क्या आ रहा है, खाना आ रहा है, ठीक है। तो बेल के साथ किसको जोड़ लेगा, वो खाने को जोड़ लेगा, और जो सेम रिस्पॉन्स है जो खाना देख के आना चाहिए था, ठीक है, वो सेम रिस्पॉन्स घंटी के आवाज़ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही है एक न्यूट्रल स्टिमुलस से, जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस का है, घंटी का खाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम उसे कंडीशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्टिमुलस हमारा खाने से, यानी कि एक जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उससे एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा है। और अगर कुछ दिन तक आप मान लो, कुछ दिन तक जैसे डॉग है, इसके बाद ये भी किया गया कि एक कुछ दिन तक तो खाना, घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया, कुछ दिन तक तो आया, तो घंटी बजने के बाद सलाइवा आने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, घंटी तो बजाते थे लेकिन खाना नहीं लाते थे। तो कुछ 10-15 दिन जब ये सब किया गया तो डॉग के दिमाग में ये भी फिट हो गया कि नहीं, घंटी का खाने से कोई लेना देना नहीं है, तो सलाइवा अपने आप ही दिमाग से उसके ब्रेन ने, डॉग के ब्रेन ने सलाइवा भेजना बंद कर दिया। क्योंकि तो आपका, आप जानबूझ के तो ये सीख नहीं रहे हो, ठीक है। सलाइवा आना तो एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के अंदर, ठीक है, एक रिफ्लेक्स है, ये नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है, एग्जाम में आता है। एक तो नाम आता है इसका पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा कंडीशंस पे इन्होंने बात की थी, कंडीशन अप्लाई करने पे बात की थी। इन्होंने इसी तरीके से इनका मानना था हम लोगों को, बच्चों में बिहेवियर को अप्लाई कर सकते हैं। तो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में ये बोला गया था। इसके बाद नेक्स्ट है जॉन वॉटसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जॉन वॉटसन ने जो पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसको ह्यूमंस पे, यानी कि ह्यूमन चाइल्ड पे, बच्चों पे अप्लाई करना शुरू किया। इन्होंने उसको किस पे अप्लाई कर दिया, बच्चों पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जॉन वॉटसन ने एक लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, छोटे बच्चे छोटे बच्चों को स्कूल में खिलाया, ठीक है। उसके पास एक खतरनाक क्या प्यारा सा एक वाइट रैट रख दिया। वाइट रैट मतलब कोई टेडीवेयर टाइप का, ठीक है, वो रख दिया टेडीवेयर टाइप का। अब जब भी बच्चा उसे छूता था तो उसमें से एक बहुत तेज साउंड आता था, तो बच्चा डर गया, ठीक है, बच्चा डर जाता था। अब उसने क्या किया, उस साउंड को किससे एसोसिएट कर लिया, उस साउंड को एसोसिएट कर लिया उसने उस टेडीबियर से। तो बिहेवियर क्या आया, बिहेवियर ये आया कि जब भी वो उस बच्चों को देखे, भले ही उसमें से साउंड नहीं आया, दूर से भी बच्चा उस टेडीबियर को देख रहा है तो वो उसे देख के डरने लगता था और रोने लगता था। इस तरह की रिसर्चेज नहीं करनी चाहिए, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिक्स भी मिले थे इस रिसर्च के कि बच्चों के साथ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बिहेवियरिज्म पे बात की थी। बिहेवियरिज्म में अप्लाइड क्लासिकल कंडीशनिंग ऑन बिहेवियर्स इमोशनल रिएक्शन, ठीक है। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को किसमें दिखाता है, ह्यूमंस के इमोशनल रिएक्शन पे अप्लाई किया था, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस है, इन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस क्या लिया, वो आपका वाइट रेड था, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है न्यूट्रल स्टिमुलस का, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस इसमें क्या लिया इन्होंने,
अनकंडीशन स्टिमुलस लिया, लाउड नॉइज, ठीक है, तेज आवाज़ का नॉइज। अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, वो फियर था, ठीक है, जब भी तेज नॉइज बचेगा तो आपको फियर आएगा। तो अभी तक तो कोई, ये तो नॉर्मल केस है, तेज आवाज़ बचेगी तो आप डर जाओगे। अब कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, वो डर किस किस पे फिक्स हो गया, शिफ्ट हो गया, वाइट रेड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कि जो टेडी बियर था उस पर शिफ्ट हो गया। तो वो क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हो गया, आपका फेयर हो गया, ठीक है, यानी कि आपका जो फेयर है, यहाँ से अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, जो पहले शोर से वो डर रहा था, अब वो शोर की जगह किससे डरने लग गया, वाइट रेड से डरने लग गया। बिना शोर के भी उसको उससे डर लगता था, अगर वो नहीं भी आवाज़ आ रही है, नहीं भी इतना साउंड नॉइस आ रहा है, इतना हाई साउंड बज रहा है, तब भी वो उससे डरता था आपके टेडी बियर से, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था छोटे बच्चों पे, जो नहीं करना चाहिए था इन्हें, इसलिए इनको बहुत क्रिटिक भी मिले थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्होंने क्या किया, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि जो सिंपल सी आवाज़ है, कोई भी शोर देखेगा तो नेचुरली वो डरेगा, ठीक है, तो नेचुरल है, तो यानी कि अभी तक तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, लेकिन उन्होंने किसके साथ कंडीशन करा दिया, वाइट रेड के साथ उसको कंडीशन करा दिया। आप शोर नहीं भी बच रहा था तब भी क्या हो गया था, वो वाइट रेड से डरने लगा था। फिर उन्होंने इसको उसका डर निकाला भी। डर निकाला कैसे, इन्होंने क्या किया, जब जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, इन्होंने इसको उसके अंदर डर बैठा दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस डर को निकाला भी। उन्होंने उस टेडी बियर को, फिर कुछ जब भी वो बच्चा उसे रूम में देखता था वो रोता था, तो उन्होंने उस टेडी बियर को इतनी दूर रखा कि बच्चा रूम में आए तो वो थोड़ा अपसेट तो होता था, लेकिन बच्चों को पता था कि इतनी दूर से मुझे हार्म नहीं कर सकता। तो वो धीरे 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 क्या हुआ, वो बच्चे, वो रूम में था, उसकी डिस्टेंस को वो कम करते गए, थोड़ा पास थोड़ा पास थोड़ा पास, लास्ट में आकर के वो टेडी बियर, बच्चा जो है टेडी बियर के साथ खेलने लग गया। तो इन्होंने उसको हटाया भी था, जो भी इन्होंने डर बच्चे के मन में रखा था, ठीक है, तो उस फियर को इन्होंने हटा भी दिया था। तो ये क्या है, अब इसका जॉन वॉटसन के बाद अब नेक्स्ट है स्किनर, बीएफ स्किनर। ये भी हमारी क्या है, बिहेवियर में थ्योरी चल रही है तीनों हमारी, ठीक है। पहली कौन सी थी, पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरी हमारी जॉन वॉटसन की थ्योरी, तीसरी है हमारी बीएफ स्किनर की थ्योरी, ठीक है। बीएफ स्किनर ने हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी बोलते हैं। ये थॉर्नडाइक का एक लॉ ऑफ इफेक्ट है, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, उस लॉ एंड इफेक्ट की, उस पर काम ये करता है, ठीक है। थॉर्नडाइक की थ्योरी ये है, देखो, तो पहले थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या थी, थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे, हमारे चूहों पे, ठीक है, चूहों पे किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो एक इन्होंने एक चूहे पे भी किया था। इन्होंने एक डब्बे के अंदर चूहा रखा था, बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स में एक ऐसा सिस्टम था कि एक लीवर, अगर आप एक बटन दबाओगे तो उससे क्या आएगा, खाना आ जाएगा, ठीक है। तो वो चूहे को भूख लगती थी, वो पूरा उसमें दौड़ता था, जब उसे भूख लगनी शुरू हो जाती थी तो पूरे डब्बे में दौड़ना शुरू कर देता था। तो बहुत दौड़ा, अचानक उसके एक बार उसके पैर से क्या हुआ, वो लीवर दब गया और फटाफट खाना आ गया, ठीक है। तो उसने खाना खाया, फिर वो बैठ गया, ठीक है। फिर उसे भूख लगी, फिर उसने इतनी दौड़ मचाई, उतना ही उसने दौड़ मचाई। उसके बाद फिर एक बार ऐसा हुआ, इत्तेफाक से लीवर दब गया, फिर खाना आ गया, फिर उसने खाना खा लिया। फिर धीरे 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 करके उसको जब बहुत समय बाद उसको ये समझ में आ गया कि मैं इस कॉर्नर में जाता हूँ तो क्या होता है, मुझे खाना मिलता है। तो उसके ट्रायल्स जो थे वो कम होने लग गए, और एक समय में उसे समझ में आ गया कि इस बटन को दबाने से खाना मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ट्रायल कर करके आप चीज़ों को सीखते हैं। तो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग था। इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग में 3 लर्निंग दी थी। एक दी थी लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, दूसरा दिया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, तीसरा दिया था इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो रेडीनेस, और ये रेडीनेस का मतलब क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी का मतलब क्या है, जब भी आप फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल रेडीनेस होगी किसी भी परफॉर्म की, तो आप खुद ही सीखने लगोगे, ठीक है। टास्क परफॉर्म करने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, सोशल, फिजिकल और कॉग्निटिव रेडीनेस आपकी होनी चाहिए, मतलब आपकी बॉडी लायक हो जानी चाहिए। बॉडी के जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपको रेडीनेस उनकी हो जानी चाहिए, तभी आप टास्क को परफॉर्म कर पाओगे। तो पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। जब आपके अंदर के जो जीन्स है, जो आपकी बॉडी है, वो इस लायक हो जाए, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाए, तभी आप वो टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज है। गुड लर्निंग आफ्टर प्रैक्टिस, मतलब जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ यही है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा डिसयूज़ करोगे, उतनी डिसयूज़ करोगे तो लर्निंग आपकी कम हो जाएगी, यूज़ करोगे तो लर्निंग आपकी बढ़ जाएगी उसी चीज़ की, ठीक है। तो एक्सरसाइज से ही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो एक्सरसाइज से ही आप क्या करोगे, चीज़ों को सीख सकते हो, आप परफेक्ट हो सकते हो उस काम में। दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, है आपका
ठीक है। तो ये हमारा था थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग का, कि हम इस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। लास्ट है आपका थर्ड वाला है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में वो ये ट्रायल एंड एरर से हम चीज़ों को सीखते हैं। बार बार हम करते हैं, गलतियाँ होती हैं, उसके बाद अगली बार करते हैं, कम गलतियाँ होती हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम करते हैं तो और भी ज़्यादा फाइनमेंट्स आता जाता है। तो ट्रायल एंड एरर से हमें लर्निंग होती है। तो ये थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट है हमारा ट्रायल एंड एरर वाला। ठीक है, तो ये उन्होंने दिया था। अब इसी में हम जो हमारे ये हैं स्किनर, BF स्किनर ने इन्हीं के लॉ को लेकर के आगे फर्दर स्टडी की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी इसके इनका BF स्किनर का, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इनकी उसका नाम है थ्योरी का। ठीक है, तो वर्क ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि ट्रायल एरर वाले में के इफेक्ट के थ्रू इन्होंने काम किया था, ट्रायल एरर वाले से। ठीक है, वर्क इन इफेक्ट कौन सा था, ट्रायल एंड एरर वाला। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंज इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अकरेंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यहाँ क्या इन्होंने बोला फॉर्म ऑफ लर्निंग, कोई भी लर्निंग हमें कब होती है, जब उस बिहेवियर को हम प्रोड्यूस करते हैं और उसके बिहेवियर को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने आते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब उसके रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंज इन द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने कभी कोई ऐसा काम किया जो गलत था, कि आपने एक ग्लास फोड़ दिया। ठीक है, आपके हाथ से ग्लास फूट गया, आपको पड़े 2 थप्पड़, तो अगली बार से आप क्या करोगे, उस ग्लास को रखते समय ध्यान से रखोगे। ठीक है, चोरी की आपने, आपको पनिशमेंट मिला तो अगली बार से आप चोरी नहीं करोगे। तो कोई भी बिहेवियर हम तब रिपीट करते हैं, डिपेंड करता है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या मिला था जब हमने लास्ट टाइम उसको किया था, क्या रिजल्ट आया था। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा कोई काम किया, आपको रिवॉर्ड मिला। ठीक है, रिवॉर्ड मिलेगा तो आप दोबारा से उस काम को क्या करोगे, रिपीट करोगे। बहुत अच्छा खाना बनाया, आपको घर में सबने तारीफ करी कि कितना अच्छा खाना बनाया है, तो अगली बार आप और भी अच्छा खाना बनाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंज इन द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अकरेंस ऑफ बिहेवियर मतलब दोबारा से उस बिहेवियर को आप करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, फॉर्म्स एसोसिएटेड बिटवीन बिहेवियर एंड रिजल्ट इवेंट। ठीक है, ये किसके बीच में है, ये आपका जो भी बिहेवियर है उस बिहेवियर का क्या रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, वही आपने एक बार चोरी की तो आपका बिहेवियर, आपने चोरी का किया, आपका रिजल्ट क्या मिल के आया कि आपको थप्पड़ पड़ा, तो अगली बार से आप बिहेवियर नहीं करोगे। ठीक है, स्किनर ने स्किनर बॉक्स बनाया था। ठीक है, स्किनर बॉक्स का एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये क्या है, आपका चिल्ड्रन जो है एक्सपोज होते हैं अपने ऑपरेट्स ऑन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, आप क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को ऑपरेट्स करते हैं खुद से। अगर आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, आपकी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी अगर आपको बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड, तो आपका जो बिहेवियर है वो और भी ज़्यादा रिपीट होगा अगर आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो अच्छा मिला है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंज इन द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो परिणाम आपको मिला था वो डिपेंड करेगा चेंज इन अकरेंस ऑफ बिहेवियर, कि आपका जो बिहेवियर है उसका अकरेंस क्या है। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो जो इन्होंने ये है प्रपोज। ठीक है, प्रपोज चिल्ड्रन ऑपरेट्स ऑन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रपोज्ड चिल्ड्रन, इनका मानना क्या था, इन्होंने प्रपोज किया था कि चिल्ड्रन क्या होते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ऑपरेट होते हैं। जैसा इन्वायरमेंट इन्हें मिलेगा उससे ही वो चीज़ों को सीखेंगे। इन्वायरमेंट ही उन्हें क्या दे रहा है, लर्निंग दे रहा है। अगर आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ आपको गलत काम में प्रेज मिल रहा है, तो आपका बिहेवियर कैसा बन जाएगा कि आपको गलत काम करने की आपकी टेंडेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, प्रपोज्ड चिल्ड्रन ऑपरेट्स ऑन देयर इन्वायरमेंट। किससे ऑपरेट्स होते हैं, अपने इन्वायरमेंट पे ऑपरेट्स होते हैं, इन्वायरमेंट से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, यही है आपका अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंज इन द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जो आपके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये क्या करते हैं, आपके अकरेंस ऑफ बिहेवियर को चेंज करने में काम आते हैं कि आप वो दोबारा बिहेवियर करोगे या फिर नहीं करोगे। ठीक है, फॉर्म्स एसोसिएटेड बिटवीन द बिहेवियर एंड रिजल्टिंग इवेंट्स चिल्ड्रन ऑपरेट्स ऑन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर्म्स एसोसिएशन बिटवीन द बिहेवियर और उसके रिजल्ट से। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमारा जो बेबी है, जो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो बेबी है, चिल्ड्रन ऑपरेट्स ऑन देयर इन्वायरमेंट। चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को ऑपरेट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को चलाते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट
में इंगेज होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके दो तरह हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, इसमें दो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो है रीइंफोर्समेंट और दूसरा है आपका पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या है, रीइंफोर्समेंट में इंक्रीज कंटिन्यू बिहेवियर फ्रिक्वेंसी। ये क्या करता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जो काम आपने किया है उसको बढ़ावा देना, आप उसे दोबारा से और करो तो आपको क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, पनिशमेंट में क्या है, आपके बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को घटाना ताकि आप दोबारा वो काम ना करो। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका पनिशमेंट हो गया। तो आपके पास दो हैं, एक है बिहेवियर और एक है पनिशमेंट। ठीक है, तो बिहेवियर में क्या है, आपको फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है कि आप दोबारा उस बिहेवियर को दोबारा से करो। अब फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपके पास दो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। घटाने के लिए भी आपके पास दो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, आप किसी चीज़ को ऐड करोगे। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में किसी चीज़ को रिमूव करोगे और उस चीज़ को आप अपना ले लोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ बिहेवियर एडेड बाय रिवॉर्ड, आपके बहुत अच्छे नंबर आए तो आपको रिवॉर्ड मिला, घर में आपको प्राइज़ मिला, घर में आपको प्रेज़ मिला, और आपने क्या किया, दोबारा फिर आप अच्छे मार्क्स लेकर के आए, तो आपने कुछ ऐड किया, आपको प्राइज़ मिला, आपने रिवॉर्ड ऐड किया इसमें। ठीक है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ी। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या करता है, हम कोई चीज़ जोड़ देते हैं। जैसे आपको क्या मिला, 1000 रुपये मिले, आपके घर में किसी ने आपको 1000 रुपये दिए, तो वो क्या, उससे क्या हुआ, आपको लगा कि अगली बार और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा तो दोबारा से मुझे यही रिवॉर्ड जो है वो फिर से मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में क्या है आपका, टेकन अवे, इसमें हम चीज़ को ले लेते हैं। जैसे कि आपकी पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई है आपकी, और आप पढ़ाई आपकी हमें बढ़ानी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप फ़ोन पे लगे रहते हो, तो हम क्या करेंगे, फ़ोन आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आपका नेगेटिव में हम चीज़ को ले लेते हैं इस बिहेवियर बाय रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस। अनप्लीजेंट स्टिमुलस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बुरी है आपके जीवन में, ठीक है, उसको हटाना है हमने। टेकन अवे इसीलिए रखते हैं हम इसमें, जैसे कि आपने क्या किया, फ़ोन जो है ले लिया और इससे आपकी पढ़ाई जो है वो इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी दो आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारा पनिशमेंट है। पनिशमेंट, इसको अब पनिशमेंट में क्या है, पनिशमेंट में भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, पॉजिटिव वाले में ऐड करेंगे और नेगेटिव वाले में ले लेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इसमें आपने क्या किया, पनिशमेंट में आपने मान लो कुछ आपने चोरी की थी, आपकी चोरी की फ्रिक्वेंसी हमें घटानी है, हमें दोबारा, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा चोरी करे, तो हम क्या करेंगे, उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे, उठक बैठक लगवा दिया, डंडे लगा दिया, पिटाई कर दिया, मारपीट कर दी। ठीक है, उसको जब पिटाई हुई तो हमें लगा कि अगली बार वो चोरी नहीं करेगा। पर ये पनिशमेंट कभी भी टेम्प्रेरी नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है, हमेशा टेम्प्रेरी होती है। अगली बार अगर हमने उसे बहुत मारा पीटा है चोरी करने पर, तो अगली बार वो हमारे सामने चोरी नहीं करेगा पर हमारे पीछे चोरी करेगा। तो इसीलिए रीइंफोर्समेंट बेहतर है पनिशमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमें क्या देना है उसको, अगर हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो पनिशमेंट का एक तरीका आजकल लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे यूनिक तरीके लगा दिए। वो क्या करते हैं, आपका नेगेटिव पनिशमेंट देते हैं, कोई चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चीज़ हमेशा के लिए ली जा रही है, या यहाँ पे तो हम, यहाँ भी हम टेकन ओवर कर देते थे, लेकिन बाद में हम फ़ोन दे देंगे, ऐसा कुछ हम, ऐसा नहीं था फिक्स कि हम इसे वापस ही नहीं देने के। पर इसमें हमने जो चीज़ ली है, पनिशमेंट खतरनाक है, हम वो उसे वापस नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीजेंट मटीरियल, और यहाँ पे हम अनप्लीजेंट मटीरियल ले रहे थे। अनप्लीजेंट मटेरियल मतलब जैसे फ़ोन आपको इफेक्ट कर रहा है आपकी पढ़ाई को, तो बुरी चीज़ है इस समय फ़ोन आपकी पढ़ाई के लिए, लेकिन यहाँ हम कोई अच्छी चीज़ ले रहे हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई फेवरेट टॉय ले लिया, ठीक है, जो आपको नुकसान भी नहीं कर रहा, आपको बहुत फेवरेट है, हमने कुछ ऐसी चीज़ आपकी ले ली, आपकी पॉकेट मनी ले ली। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी, यहाँ पे हम प्लीजेंट चीज़ जो है वो हटा रहे हैं। ठीक है, और बिहेवियर स्टिमुलस कर रहे हैं और बिहेवियर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिहेवियर को डिक्रीज़ कर रहे हैं और जो भी हटाया है वो हमेशा के लिए हटाया गया है। ठीक है, तो ये टेकन अवे आपने लिया है। तो हमेशा पनिशमेंट जो है कभी भी आपका परमानेंट नहीं होता है, ये सिर्फ आपके सामने वो बच्चा नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो उस बिहेवियर को दिखाएगा। जैसे कि अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को बोलते हो कि आप हाथ धो के खाना खाओ, आप उसे 2 थप्पड़ लगाते हो, बोलते हो कि हाथ धो के खाना खाया करो, आपको पहले हैंड वॉश करना है, उसके बाद आपको खाना खाने बैठना है, तो वो आपके सामने तो ऐसा हाथ धोएगा, लेकिन जब आप नहीं होगे तो वो अपने हैंड वॉश नहीं करेगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर आप उसके साथ खुद ही हाथ हमेशा हैंड वॉश करके और उसके साथ उसको मोटिवेट करके खुद हैंड वॉश भी करते हो, तो वो आपको देख देख के सीख लेगा। तो वो बिहेवियर जो होगा, वो भले ही आप हो या ना हो, वो उस बिहेवियर को फॉलो करेगा। तो पनिशमेंट कभी भी परमानेंट नहीं होता, ये हमेशा टेम्परेरी होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा था रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का चैप्टर। अभी आज हम इतनी ही पढ़ेंगे थ्योरीज, क्योंकि थ्योरीज थोड़ा भले ही मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखी हैं, लेकिन अपने आप में ये महाभारत है हर थ्योरी। तो इसी को अब हम यहाँ डिसकंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की थ्योरीज हम पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।